हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। आशा आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ में व्यस्त होंगे। अपन राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान भूगोल अध्ययन के अंदर जो है अपन थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज ये अपना 12वां वीडियो होगा। इस पे थार का जो मरुस्थल है उसके अपन शुष्क मरुस्थली भाग को पढ़ चुके हैं। आज से अपन अध्ययन करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश का। इस वीडियो को पूरा देखिए आराम से। हो सकता है यदि आपको ये वीडियो यदि लंबे लग रहे हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइए, तो आपको मैं छोटे वीडियो कर दूंगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि 1 घंटे का वीडियो सफिशियंट होता है, तो 1 घंटे का जो वीडियो है मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आज अपन जिसकी बात करेंगे वो है अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। किसकी बात करेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश की। तो आप सभी लोग जो है हेडिंग डालेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश। शुष्क के बारे में अपन पूरा अध्ययन कर चुके हैं और आशा है आप सबने बड़ा सहयोग किया होगा, बड़ा एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे से अध्ययन भी किया होगा। और यदि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करें, ऑफलाइन कमेंट करें, ऑनलाइन कमेंट करें। आपके कमेंट्स देखे जाएंगे और उन पर जरूर आपको कुछ ना कुछ सुझाव आपके माने जाएंगे। चलिए, अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश पहले तो अपन देखें कि कहां पर है ये। तो हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा के पूर्व तथा अरावली के पश्चिम में। कुछ यूं समझिएगा इस बात को कि भाई ये अपना राजस्थान है, ठीक है, और ये आपकी अरावली है, ये आपका शुष्क मरुस्थल है और ये आपका अर्ध शुष्क है, ठीक है। ये आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और ये अरावली आपको दिख ही रही है। तो मैंने क्या बताया आपको कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में ये जो क्षेत्र है ये क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थली प्रदेश है। क्लियर बात? यहां औसत वर्षा की अपन बात करें, औसत वर्षा तो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। इसके विस्तार की बात करें तो मोटे मोटे तौर पर अपन देखें तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर आदि जिलों में इसका कुल क्षेत्रफल अपन देखें, कुल क्षेत्रफल तो लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर है और ये जो है थार के मरुस्थल का 41.52% है। यानी अपना जो राजस्थान कुल ये जो शुष्क मरुस्थली प्रदेश है, कुल उत्तरी पश्चिम मरुस्थली प्रदेश है, उसमें ये 41.52 है और ये जो है 58.48 है। ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में तो अरावली के पश्चिम में औसत वर्षा यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर हो रही है। विस्तार आपने देख रहे हैं, मुख्य रूप से 8 जिले हैं, कुल क्षेत्रफल 75,000 वर्ग किलोमीटर है और जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थली प्रदेश है उसका 41.52% भाग इसमें है। इज दैट क्लियर भाई? यहां तक की बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, और नहीं हो तो अपने दोस्तों को जोड़िएगा, शेयर कीजिएगा सेशन को। आप पसंद आ रहा होगा निसंदेह। चलिए, अब आगे अपन बात करें तो ये जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश, इसको पुनः 4 भागों में बांटा गया है। गगर प्रदेश नंबर 2, शेखावाटी
अंत जल क्षेत्र, गोडवाड़ बेसिन और आगे अपने पास में नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। ये चार उप भौतिक प्रदेशों में अर्धशुष्क को बांट दिया। आप गगर प्रदेश में देखोगे मुख्य रूप से कौन कौन जिले शामिल होंगे इसमें, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। शेखावटी में देखोगे तो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू मुख्य रूप से। गोडवाड़ में आप देखोगे तो पाली, जालोर, बाड़मेर, ये जिले मिलेंगे। नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से नागौर जिला मिलने वाला है। ठीक है, इन अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को चार भौतिक प्रदेशों में बांट दिया अपने, गगर प्रदेश, शेखावटी अंतर्जल क्षेत्र, गोडवाड़ बेसिन और नागौर उच्च भूमि क्षेत्र। चीजों को लिख दीजिए, एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को आगे डिस्कशन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन भी कर दीजिए। चलो, अब सबसे पहले अपन गगर प्रदेश की बात करते हैं। गगर प्रदेश, तो देखिए क्या है गगर प्रदेश, तो श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में गगर नदी से निर्मित मैदान गगर प्रदेश कहलाता है। गगर प्रदेश कहलाता है। गगर प्रदेश कौन सा भाई, तो गगर नदी यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ में गगर नदी द्वारा निर्मित जो मैदान है उसको अपन क्या बोलेंगे, गगर प्रदेश बोलेंगे भाई। ठीक बात है। देखिए ये अपना उत्तरी राजस्थान है, मान रहे हैं इस चीज को, और ये एक नदी है, ये मान लीजिए आप गगर। उद्गम इसका आप सब जानते हैं, उद्गम कहां से होता भाई, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी में कालिका माता मंदिर, कालिका माता मंदिर के पास से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में नदी बहती है भैया, तो ये भी बहेगी, और इसका जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, वो क्या भाई, अंतिम बिंदु क्या है इसका, तो फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास कहां पर है ये भाई, पाकिस्तान। और यहां इसे कहते क्या है, यहां इसे फकरा कहा जाता है, यानी इसका क्या नाम है यहां पर, यानी ये इसका अंतिम बिंदु है, यहां पर इसको क्या बोल रहे हैं, फकरा बोल रहे हैं, इसको गगर नदी को। फिर बात आती है कि राजस्थान में इसका प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश कहां से होता भाई, टिब्बी हनुमानगढ़ से, टिब्बी हनुमानगढ़ से जो है ये राजस्थान प्रवेश करती है। कौन भाई, गगर नदी। ठीक है, प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद में थोड़ा आगे बहती है, और इसी के किनारे एक झील है भैया, ये झील है,
और इसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील कहां पर है भाई? तो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। किस नदी के किनारे है? गगन नदी के किनारे। इसकी खास विशेषता क्या है? ये राजस्थान की सबसे नीचे तल पे स्थित झील है। नीचे तल पर स्थित झील है। नीचे तल की झील आपको याद है तो साथ में नोट डाल के ऊंचे तल की झील भी लिख देना। बताइए कौन सी है, कमेंट करके बताइए। ऊंचे तल की झील, सबसे ऊंचे तल पे स्थित झील, ऊंचे तल पर स्थित झील। बोलोगे सर ये यहां क्यों लिखा रहे हो? कनेक्ट करती हैं चीजें। और वो है नक्की झील। नक्की झील का पता है आपको? कहां भाई नक्की झील? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही में राज्य की सबसे ऊंचे तल पे स्थित झील है नक्की झील। और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में राज्य की सबसे नीचे तल पे स्थित झील है भाई। सबसे नीचे तल पे स्थित झील है। बताइए। अब यहीं से एक और चीज बात आ जाती है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। इस जैसे सिमिलर नाम वाली जो चीजें हैं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं इधर। जब पूछा जा सकता है तिलवाड़ा सभ्यता कहां भाई? ये तिलवाड़ा सभ्यता तो आप कहोगे बाड़मेर में। कहां पर कहोगे? बाड़मेर में। और किस नदी किनारे है? तो लूणी नदी किनारे। तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है भाई, तलवाड़ा याद है तो तिलवाड़ा भी याद होना चाहिए। फिर एक तलवाड़ा स्थान और है, तलवाड़ा नामक स्थान। वो कहां पर भाई? कहोगे गुरुजी बांसवाड़ा में। अब गुरुजी कहां पढ़ा रहे हो, कहां ले गए आप? जहां सिमिलर चीजें मिले उनको अच्छे से याद करो, जहां बिल्कुल डिफर चीजें मिले उनको भी याद कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बनाते हैं। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, गगन नदी किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर, लूणी नदी किनारे। और तलवाड़ा नामक स्थान है बांसवाड़ा में। फिर अपन आगे चलते हैं तो इस नदी किनारे एक दुर्ग है जिसको हम बोलते हैं भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग। खैर इनके बारे में आप दुर्ग पढ़ोगे क्लास संस्कृत वहां बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गगन नदी किनारे भटनेर दुर्ग है, जिसको उत्तर का प्रहरी कहते हैं। ये वो दुर्ग है जहां पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर जौहर किया। ये वो दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। आप कमेंट करके बताइए मिट्टी से निर्मित सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है। फिर आगे चलेंगे तो इसके किनारे दो प्रमुख मंदिर भी हैं। दो मंदिर, एक तो है अपने ब्राह्मणी माता का मंदिर। ध्यान रखना, एक ब्राह्मणी माता सोरसेन में है, ब्राह्मणी या ब्राह्मणी माता का मंदिर। और एक है शीला माता का मंदिर। शीला माता का मंदिर। शीला माता का प्रमुख मंदिर कहां पर भाई? जयपुर में है। ये दो मंदिर भी इस नदी किनारे हनुमानगढ़ में है। बात हमारी आपको कुछ यस और नो? ये एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखिएगा। गगन नदी के बारे में बताया है, ये सामान्य से जानकारी दी है, और आशा है आप बढ़ेंगे आगे, तो फिर मैं भी आगे बढ़ता हूं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। देखिए ये जो गगर नदी है, गगर नदी, इसकी लंबाई पता है आप सब लोगों को कितनी भाई? 465 किलोमीटर। ये राज्य की सबसे लंबी अंतः प्रवाह की नदी है। कैसी नदी भाई? अंतः प्रवाह की नदी। सतलज तथा गगर के मध्य
दोआब प्रदेश का निर्माण होता है। दोआब प्रदेश, दोआब प्रदेश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दोआब। दोआब का क्या मतलब हो गया भाई? यानी दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, सतलज और गगर के मध्य दोआब प्रदेश का निर्माण होता है। इस नदी के किनारे तो कौन कौन सभ्यता का विकास हुआ है? कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, इन तीनों ही सभ्यताओं का विकास किस नदी किनारे हुआ? तो गगन नदी किनारे हुआ है। इन सभ्यताओं के बारे में तो आप जब पढ़ोगे सभ्यता तब पढ़ोगे। आगे बात करें अपन, अब गुरु जी क्या पढ़ा रहे हो आप? नदी पढ़ा रहे हो कि भौतिक प्रदेश? भाई भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूँ। भौतिक प्रदेश के साथ मैं आपको इस नदी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि नदी क्या है, इस नदी से तो इस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ा हो सकता है कि आपको टॉपिक एग्जेजरेट लगे, लेकिन बड़ा आवश्यक है। हाँ जी, चीजें समझ में आ रही भाई? क्लियर? यहां तक की बात लिख दी। अब देखिए, गगन नदी द्वारा, गगन नदी द्वारा हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान को नाली पाट नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है, मुख्य रूप से की जाती है। अतः इसे राइस बेल्ट नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राइस बेल्ट कहां है? तो गगर बेसिन में क्या मेरा भाई? राइस बेल्ट है। गगर बेसिन क्या है? राइस बेल्ट। और यहां पर चावल कौन सा होता है? तो यहां पर इंडिया गेट बासमती, इंडिया गेट बासमती चावल का उत्पादन होता है। आप कमेंट करके मेरे को बताइए, चावल अनुसंधान केंद्र राजस्थान कहां है? राजस्थान में चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? बात समझ आई आपको? यानी गगन नदी का हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान को नालिया पाट नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है, अतः इसे क्या बोलते हैं अपन? राइस बेल्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ इंडिया गेट बासमती चावल का उत्पादन होता है ना? इंडिया गेट बासमती खरीदा होगा ना कभी? इंडिया गेट बासमती। अच्छा जी, और क्या भाई? यहां पर या मृदा देखोगे आप तो इसको हम बोल देते हैं भूरी रेतीली कछारी मृदा। भूरी रेतीली कछारी मृदा का विस्तार है। अब ये जो भूरी रेतीली कछारी मृदा का विस्तार है, इसे ही विस्तार, इस मृदा का
कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार किस नाम से जाना जाता है भाई? इसको सुना होगा आपने, साइरोजेक्स। नाम सुना नहीं सुना? यानी कि अरे कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान में मृदा कितने प्रकार के? 14 प्रकार की। उन 14 प्रकार की मृदा में एक क्या है? साइरोजेक्स भी है ना? क्या एक साइरोजेक्स भी है। कुछ समझ हमारी बातें भाई? बिल्कुल आ रही है, ठीक। तो साइरोजेक्स, अब साइरोजेक्स क्या है? एक मृदा का प्रकार है, एक मृदा का प्रकार है। और ये क्या है? साइरोजेक्स मृदा। ऐसे एक और दूसरी मृदा है, बताइए कमेंट करके। यहां पर गंगानगर हनुमानगढ़ में एक तो क्या बताइए मैंने? साइरोजेक्स। एक और नाम है, बताइए कमेंट करके, देखते कौन बता रहा पहले। वेरी गुड, बताइए भाई। देखिए कौन सी मृदा भाई? रेवेरिना, रेवेरिना मृदा, ठीक है ना? ये भी कृषि विभाग के अनुसार ही बताई गई मृदा है। अब देखिएगा इनको दोनों को समझिएगा क्या अंतर है। पहला बात कीजिएगा, रेवेरिना, रेवेरिना मृदा यह एक उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है जो गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है, विख्यात है। यही कारण है, यही कारण है कि श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है, या अन्न का कटोरा। धान बोल दीजिए या अन्न बोल दीजिए, अन्न का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां पर रेवेरिना मृदा है जो गेहूं उत्पादन के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। इसी मृदा की अत्यधिक सिंचाई, या मैं बोल दूं जल रिसाव, क्योंकि यहां पर नहर ज्यादा है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में नहर ज्यादा होने के कारण से जल का रिसाव होता है या ज्यादा सिंचाई की जाती है। तो इसी मृदा मतलब रेवेरिना मृदा की अत्यधिक सिंचाई या जल रिसाव के कारण दलदली क्षेत्र बनता है, और इस प्रकार बनी लवणीय मृदा को साइरोजेक्स कहा जाता है, कहा जाता है। तो साइरोजेक्स भी एक क्या है? मृदा का ही प्रकार है, और रेवेरिना भी क्या है? एक मृदा का ही प्रकार है। दोनों ही गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। बात समझ गए आपको? आप कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो ये याद रखेगा कि रेवेरिना और साइरोजेक्स मृदा कहां है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, गगर बेसिन में है ये, ठीक है ना? अब एक और चीज आप देखोगे यहां पर, क्या चीज देखोगे? जल उत्प्लावनता। आप कहोगे सर ये क्या है? जल उत्प्लावनता क्या है? तो आप सब जानते हो कि श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में अत्यधिक सिंचाई के कारण या जल रिसाव के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर जल भराव होता है। इसे जल उत्प्लावनता
कहते हैं। क्या है समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लेते हैं कि ये मृदा है, अब नहर का पानी ज्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपरी सतह पर पानी का जमा हो जाएगा। पानी का जमा हो जाएगा तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, दलदली क्षेत्र हो जाएगा, दलदली क्षेत्र। और अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में कि पत्तू पत्तू लग गया ना, पत्तू लग जाता है ना जमीन के, व्हाइट व्हाइट पना जमा हो जाता है तो दलदली क्षेत्र हो जाएगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेम समस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेम समस्या। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सेम समस्या क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया सेम समस्या क्या है, क्योंकि सेम समस्या बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या है जो इस मृदा के साथ में आपको देखने को मिलती है। क्लियर भाई, आपको बात समझ आ रही कुछ, ये और नो? चलिए जी, स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहिएगा। अब इस सेम समस्या के कारण क्या होगा, जल उत्प्लावन दलदली क्षेत्र होने से क्या होगा, इस मिट्टी में क्या हो जाएगा, लवणीयता की मात्रा बढ़ जाएगी। लवणीयता की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जमीन क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आएगा आपके पास में कि राजस्थान में सेम समस्या क्या है। राजस्थान में सेम समस्या क्या है, तो बताइएगा राजस्थान में सेम समस्या क्या है। सेम एक छोटा बच्चा है, गुदड़ी में लगातार यूरिन करता रहता है, पेशाब करता रहता है, तो क्या हो जाएगा, खारी हो जाएगी गुदड़ी। बस ये स्थिति यहां पर है। तो सेम समस्या का मतलब हो गया कि जमीन अत्यधिक दलदली होने के कारण से क्षारीय या अपन कहें लवणीय हो जाती है। ठीक है ना। तो बात आती है राजस्थान में है कहां इसका प्रभाव सर्वाधिक, तो ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की बड़ोपल, हनुमानगढ़ का बड़ोपल जो क्षेत्र है वो इसके लिए क्या है भाई, जाना जाता है। हनुमानगढ़ का बड़ोपल जो क्षेत्र है वो इसके लिए जाना जाता है। किसके लिए, सेम समस्या के लिए हनुमानगढ़ का बड़ोपल क्षेत्र जाना जाता है। बताइए और कोई कंफ्यूजन हो तो। हनुमानगढ़ का बड़ोपल क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है या कुख्यात है या विख्यात है। ठीक है, फिर बात आती है कि सर इस सेम समस्या को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल, तो योजना, सेम समस्या को दूर करने के लिए योजना क्या है वो देखेगा। तो इंडो डच जल परियोजना, इंडो डच जल परियोजना जो है नीदरलैंड, नीदरलैंड के सहयोग से शुरू की गई है। शुरू की गई किसके सहयोग से भाई, नीदरलैंड के सहयोग से शुरू की गई है। क्या किया जा रहा है भाई इस योजना में, इसमें आकाशिया, आकाशिया जानते हो तुम, सफेदा, ये नहीं तो नीलगिरी, और ये भी नहीं जानते तो यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। ये वृक्ष क्या करेंगे, इस दलदली क्षेत्र क्या करेंगे, कम करेंगे, ये समाप्त करेंगे, और जमीन क्या होगी, उपजाऊ होगी। साथ में आपको नोट डाल के ये बात भी ध्यान रखनी है कि लवणीय मृदा में, लवणीय मृदा में जिप्सम, जिप्सम के उपयोग से उसको उपजाऊ, उपजाऊ बनाया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन चूंकि यहां दलदली क्षेत्र लगातार बना रहता है तो कितने जिप्सम डालोगे आप, इसलिए आकाशिया, सफेदा, नीलगिरी या यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं। वो अलग बात है कि नीलगिरी को पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है। कमेंट करके मेरे बताइएगा क्यों जो है नीलगिरी को पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, वातावरण का शत्रु क्यों नीलगिरी को कहा जाता है, इस बारे में भी आप मेरे को जवाब दीजिएगा। क्लियर भाई बात यहां तक की। देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं गगरी बेसिन के बारे में। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है 1 to 1 करके, एक एक करके, है ना। गगर प्रदेश, गंगानगर और हनुमानगढ़ में गगर नदी से निर्मित मैदान है ना। कहां से इसका उद्गम हो रहा है, क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। कहां जा रही है ये, है ना, राजस्थान कहां से प्रवेश कर रही है, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दी है। फिर भी कोई पॉइंट छूट रहा है तो अपन और इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, और वैसे नदी पढ़ेंगे तो वहां और अपन इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जा रही है आपको, है ना। फिर भी आपके सुझाव जो हैं
वो सिरमाते हैं। आगे देखो, एक और नोट डाल, जैसे अपन कहा कि भैया गगर नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या बोल रहे हैं अपन, नाली बोल रहे हैं। तो नाली, नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। नाली भेड़ की नस्ल कहां पाई जाती है भाई, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, है ना। ये भी कनेक्ट करके ध्यान रखिएगा कि नाली भेड़ की नस्ल गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, या नाली भेड़ की नस्ल, ठीक है। और आपको ये लगे कि सर इसके गगर के अन्य नाम भी बताई दीजिए आप, गगर के अन्य नाम तो आप सब जानते हो, क्या होगा भाई, नाली, पाट, द्वेषद्वती, सरस्वती, मृत नदी, सोत्तर नदी, अकरा नदी आदि, और भी बहुत सारे नाम इसके, ये इसके क्या है, नाम है। तो ये अपन ने बात की एक उपभौतिक प्रदेश जिसका नाम था गगर। अब बात करते हैं नेक्स्ट भौतिक प्रदेश की, लिख दिया होगा आपने, चलिए हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट नंबर 2, और वो है अपने शेखावाटी अंतर्जल क्षेत्र। अंतर्जल क्षेत्र, शेखावाटी अंतर्जल क्षेत्र, नाम से पता लग रहा है शेखावाटी क्षेत्र आएगा। राव शेखा द्वारा बसाया गया क्षेत्र, राव शेखा का बसाया गया क्षेत्र। इसमें भाई 3 प्रमुख जिले आ जाते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, इसको शेखावटी का क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, हार्ट ऑफ शेखावटी, शेखावटी का हृदय। और झुंझुनू इसको बोलते हैं भाई शेखावटी का सिंह द्वार, शेखावटी का सिंह द्वार, सिंह द्वार। ये वो शेखावटी है, ये उन वीर सपूतों की भूमि है जहां पैदा होने वाला हर वीर, हर युवा के मन में, उसके शरीर में, उसके तन और मन में हमेशा मां भारती के लिए एक अलग ही जुनून होता है। ये वो क्षेत्र है जहां से भारतीय सेना में सर्वाधिक वीर जो है अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी है, और साथ में आज भी उनमें ये जज्बा है, फौलादी सीना है। 8वीं क्लास में जब बच्चा आता है तो मां कहती है बेटा हल्दी वाला दूध पी के दौड़, तेरे को 10वीं क्लास के बाद में फौज में जाना है। ये वो क्षेत्र है। मैं कई बार कहता हूं अपने ऑफलाइन क्लासेज में कहता हूं कि आप जो ये अनेक तीर्थ घूम रहे हो, आप 5 तीर्थ घूम रहे हो, घूमे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस छठे तीर्थ या मैं कहूंगा उस प्रथम तीर्थ पे जरूर जाइए। इस शेखावाटी की धरा पे कभी जाके आइए, और झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में जाइए और उन माताओं के, उन बेवा पत्नियों से, उन बहनों से जिनकी कलाई खाली हो गई है, उनसे जाके मिलिए। तो शायद आपकी यात्रा, आपकी जो ये आप 5 तीर्थ या 4 तीर्थ जो भी करके आ रहे हैं, उनमें ये तीर्थ यदि आपकी जिंदगी में जुड़ गया तो मैं कहूंगा उससे बेहतर कुछ नहीं है। उस मां से जाके पूछिए, उसके कलेजे से जाके पूछिए कि आपका जो बेटा है, जो आपका लाडला है, जब भारतीय सेना में गया, आपने भेजा तो क्या फौलादी सीना आपने पाया है? एक बेटा गया हुआ है, एक बेटा शहीद हो गया है, फिर भी अपने पोते को वो दादी तैयार करती है कि बेटा तेरे को क्या बनना है, फौजी। जब वो छोटा सा बच्चा होता है तो मां, दादी बड़े प्यार से उसको फौजी नाम से पुकारती है, क्योंकि उन मन में, उनके वचनों में, उनके शरीर में हमेशा मां भारती के लिए जो है धधकता है। तो मैं प्रणाम करता हूं इस क्षेत्र को, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मेरे परिवार में अनेक युवा आज भी फौज में हैं, और अनेक मेरे जो है अग्रज हैं वो सेवानिवृत्त होकर घर पर जो है मां भारती की सेवा करके आ चुके हैं, ठीक है ना, शहीद भी हुए हैं। तो कई बार जब लोग इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो मैं कहता हूं कि बातें करने से कुछ नहीं है मेरे भाई। कभी शेखावटी में जाइए और इस शेखावटी क्षेत्र का दौरा कीजिए। यहां आप झुंझुनू में तो जाओगे ना मेरे भाई, तो हर
सड़क के किनारे, हर सड़क के किनारे, हर दो चार ढाणियों के बीच में, हर गांव के बाहर, हर चौबारे के बाहर शहीद की प्रतिमा लगी होगी। यहां तो शहीदों के मेले लगते हैं। ये वो क्षेत्र है राव शेखा द्वारा बसाया गया। तो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू शेखावटी का सिंह द्वार है। ये सिक्कर जो है शेखावटी का हृदय है। और आगे बात करें अपन तो एक और क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि शेखावटी का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं। शेखावटी का प्रवेश द्वार डीडवाना नागौर, यह भी आपको ध्यान रखना है। डीडवाना नागौर का शेखावटी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखो, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अंतर्जल क्षेत्र की बात की गई है तो जैसे मान लेते हैं कि ये अपना धरातल है ना, ये सतह है, मृदा की सतह, ऊपरी सतह। और यहां पर नीचे क्या है भाई, जल के भंडार है। अभी तो वैसे लगभग ये क्षेत्र पूरा सूख चुका है, पानी की बड़ी किल्लत है यहां पर, लेकिन कोई समय था जब यहां जल भंडार थे। जल भंडार, इस जल भंडार को निकालने के लिए क्या किया गया, यहां कुएं बनाए गए। ये है कच्चा कुआं। क्या भाई, कच्चा कुआं। कच्चा कुआं का मतलब समझ आता है, यानी खड्डा खोद दिया और पानी निकालने। ये है पक्का कुआं। पक्का कुआं का मतलब समझ जानते होगे आप, यानी कि उसकी जो दीवारें हैं वो सीमेंटेड पक्की की गई हैं। तो ये जो कच्चा कुआं है इसको यहां क्षेत्र में क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, जोहड़। और ये जो पक्का कुआं है इसको कहा जाता है नाड़ी। क्या कहा जाता है, नाड़ी। ठीक है ना, या नाड़ी बजाय नाड़ा, नाड़ी। ठीक, यानी कि कच्चा जो कुआं उसको क्या बोल रहे हैं, जोहड़ बोल रहे हैं, और जो पक्का कुआं उसको क्या क्या बोल रहे हैं भाई, नाड़ी बोल रहे हैं। क्लियर यहां तक की बात। ये नाड़ा खड़ा, ठीक है ना, नाड़ा। अब देखो, अभी जो वर्तमान जो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वो है कि जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा कौन है भाई, जिनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, ये है श्रीमान या डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, जिन्होंने शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के लिए जोहड़ खुदवाए, इसीलिए इनको आ जाता है जोहड़ वाला बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया। कौन है भाई, राजेंद्र सिंह। और पक्के को इसको क्या बोलते अपन, नाड़ा बोलते हैं। पक्के को क्या बोलते भाई, नाड़ा कहा जाता है। ये शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके बारे में। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोहड़ विकास कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। मैं यहां लिख देता हूं, जोहड़ विकास कार्यक्रम। जो जोहड़ विकास कार्यक्रम है वो जोड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया। क्लियर भाई यहां तक। अब ये क्षेत्र है तो भैया यहां पर घास के मैदान भी होंगे आसपास, पानी है तो घास भी लगेगी। ये लो सब घास के मैदान लग गए यहां। और ये शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान है, घास के मैदान, उन क्या बोला भाई, बताइए। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान क्या कहते हैं, बीड़। क्या बोलते हैं, बीड़। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान क्या बोलते हैं, बीड़। पक्का कुआ नाड़ा, कच्चा कुआ जोहड़। जोहड़ वाले बाबा वाटरमैन, जोहड़ विकास कार्यक्रम। यह पूछा जा सकता है शेखावटी क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चला गया, तो जोहड़ विकास कार्यक्रम शुरू किया गया भाई। क्या शुरू किया गया, जोहड़ विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। क्लियर यहां तक की बात। चलिए नेक्स्ट, यहां प्राचीन जलोढ़ मृदा है। अभी तो वर्तमान ज्यादा नदियां बहती नहीं, प्राचीन जलोढ़ मृदा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बांगर।
तो अपन कह सकते हैं यह बांगर मृदा का विस्तार है ना, बांगर, बांगर मृदा का विस्तार है। इसी को बागड़ भी बोल देते हैं। बांगर का धनी भी सुना होगा आपने, नरहड़ पीर बांगर का धनी। अब देखो शब्दावली एक साथ में लिखूंगा, आप देखिएगा। जैसे नाड़ा, रेल नाड़ा, बोर नाड़ा, सोलह नाड़ा, जलिया नाड़ा, राता नाड़ा। कहां है ये? तो नाड़ा, ये तो क्या हो गया भाई, शेखावाटी क्षेत्र में पक्का कुआ, क्या हो गया भाई, नाड़ा। रेल नाड़ा, जालोर में लूणी नदी का अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र। बोरनाड़ा, कहां भाई बोरनाड़ा, बताओ। जोधपुर में हस्तकला का प्रमुख केंद्र, मेरे बताइए हस्तकला का प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा है? सोलहनाड़ा। राजसमंद में मोलेला आर्ट, मोलेला आर्ट का प्रमुख तालाब जहां की मिट्टी से मरण मूर्तियां बनती हैं, जलियानाड़ा। जोधपुर में जो खेजड़ी वृक्ष को काटने की घटना हुई थी, यानी कि खेजड़ली गांव में स्थित है, रातानाड़ा। जोधपुर हवाई अड्डा। तो अब आपको सर ये क्यों लिखा दिया यहां पर, ये क्या काम का? अरे भाई एक जैसी शब्दावली है, बात समझ रही आपको? ऐसी चीजें याद होती हैं एक दूसरे के साथ, यदि चीजों को आप कनेक्ट करोगे तब जाके तो मेरे भाई अब बात आपको मजा आएगा चीजों का, तब जाके तो आपको लगेगा कि वाह बढ़िया चीज है यार, जोरदार चीज है यार। हाँ, जब एक दूसरी चीजों को कनेक्ट करोगे तभी मेरे भाई आपको एक दूसरी चीज क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। और जब एक दूसरी चीज कनेक्ट करेगी तो आप बेहतरीन कंटेंट के साथ में अच्छी तैयारी करोगे। बताओ। हाँ, एक तो मैं आपके कमेंट नहीं देखता हूं, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप कमेंट करो और मैं आप कमेंट देखूं और फिर मैं आप कमेंट पे रिएक्ट करूं, ये कतई आवश्यक नहीं है ना। कई बार बच्चे देखते रहते हैं, कल भी मैं कमेंट कर देख रहा था, बच्चे कह रहे थे अच्छा गुरुजी तो ऑफलाइन है, गुरुजी तो कमेंट ही नहीं देखते हैं, गुरुजी तुम्हारे कमेंट का जवाब ही नहीं देते हैं। अरे भैया तुम्हारे कमेंट कोई आवश्यक होगा, मैटर पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए, है ना। कोई ढंग का लगेगा, मुझे लगेगा जिसपे जवाब देना तो दूंगा, बाकी कोई मतलब नहीं है ना। बात समझ गया आपको? तो प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर मृदा का विस्तार है। नाड़ा शेखावटी क्षेत्र पक्का कुआ, रेल नाड़ा जालोर में लूणी नदी का अपवा क्षेत्र, बोर नाड़ा जोधपुर में हस्तकला प्रमुख केंद्र, सोलह नाड़ा, राता नाड़ा, जलिया नाड़ा। ठीक है, क्लियर? आगे दीजिए और कुछ शब्दावली ऐसे जैसे भी अपन ने देखा, बीड़, बीहड़, बीड़ा, ये तीन शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट है। बीड़ कहां भाई, तब कहोगे शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान, घास के मैदान, क्या गलत है? बीड़। बीहड़ चंबल नदी बेसिन में घने जंगलों के क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? बीहड़। बीड़ा ढूंढाड़ क्षेत्र में घास के मैदान, क्या गलत है भाई? बीड़ा कहलाते हैं। ठीक है, तो बीड़, बीहड़ और बीड़ा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। दैट क्लियर? बीड़, बीहड़ और बीड़ा। ये नहीं सर बीड़ा मतलब बीड़ी से थोड़ा बड़ा होता है क्या बेटा? ऐसा नहीं,
है ना। चलो लिख लिया ना, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुरंत ही रिवीजन कर लेना बार बार क्लास का देख देख के। फिर देखो शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी, शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी भाई? शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी ताको गुरु जी कांतली। देखो ये अपनो आदो चांद है, ये अपनो चूरू, और इधर रह जाता है सॉरी झुंझुनू, और उधर रह जाता है चूरू। ये भाई उद्गम कहां से होता है भाई इसका? खंडेला की पहाड़ी, सिक्कर, ये सिक्कर है आदि चांदनुमा, ये झुंझुनू है, और आगे क्या आएगा? चूरू। तो विलुप्त हो जाती है ये, विलुप्त कहां हो रही भाई? अंत प्रवाह की होगी तो विलुप्त होगी, विलुप्त कहां होगी? चूरू की सीमा में प्रवेश करने से पूर्व, यानी कि चूरू की सीमा में प्रवेश करेगी उससे पहले क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है नदी। कौन सी? कांतली। कौन सी नदी की बात करें अपन? ये कांतली, ठीक है ना। कांतली, काकनी नहीं, कांतली की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसी नदी के किनारे अपने सिक्कर में एक सभ्यता का विकास हुआ है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता का नीम का था ना, नीम का थाना, आने वाले टाइम में नीम का थाना नया जिला है, तो आपको अक्सर नीम का थाना याद करें, सिक्कर भाई दोनों याद कर लो, एक ही बात है ना। गणेश्वर सभ्यता क्या बोलते हैं इसको? ताम्रयुगीन जननी सभ्यता। और इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? इस नदी के आसपास का क्षेत्र जो है तोरावाटी कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। क्यों कहलाता है तोरावाटी? क्योंकि यहां तवर वंशीय राजपूत निवास किया करते थे, इसलिए क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। और ये जो बोली बोली जाती है यहां पर वो भी कौन सी है? तोरावाटी बोली है। तुम्हारी बात आपको है ना? आ रही होगी भाई कि नहीं आ रही? बिल्कुल। हाँ, एक बार सभी मित्र जो है सेशन को शेयर जरूर करते रहिएगा। क्लियर? और बताइए। चलिए साहब आगे बात करें। शेखावटी क्षेत्र से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन क्या है? रेलगाड़ी एक। कब शुरू की गई थी? 2003 में। क्यों हुई? शेखावटी में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने हेतु। शेखावटी में है क्या ऐसा? शेखावटी में हवेलियां एवं झरोखे बड़े प्रसिद्ध हैं। यहाँ की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है ना। खुराने की हवेली, पोदार की हवेली है, पंसेरी की हवेली। बताइए कहां पंसेरी की हवेली? मेरी तहसील श्री माधोपुर में है पंसेरी की हवेली। तो हवेली और झरोखों को
और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2003 में जो है फेरी क्वीन यहां शुरू की गई थी। शेखावटी बकरी और शेखावटी भेड़, ये दोनों भी श्रेष्ठ हैं भाई। शेखावटी बकरी किस लिए जानी जाती है? बिना सींग वाली, बिना सींग वाली बकरी किसने तैयार की भाई? है काजरी, काजरी है ना। कहां पर है काजरी? जोधपुर में। और भेड़ क्या है? तो ये इसे बोलते हैं मेरिनो। मेरिनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये श्रेष्ठ भेड़ है, श्रेष्ठ भेड़। भेड़ों में सबसे श्रेष्ठ भेड़ कौन सी है? शेखावटी भेड़, जिसको वो बोलते हैं भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी कहां पर है भाई? शेखावटी क्षेत्र में है। शेखावटी बकरी और शेखावटी भेड़ दोनों। क्लियर? तो अपने शेखावटी अंतर्जल क्षेत्र पढ़ लिया और गगर बेसिन पढ़ लिया। अब दो बच रहे अपने पास में, गोडवाड़ प्रदेश और नागौर बेसिन। कल इनको पढ़ेंगे। ये होने के बाद में आपका थारका मरुस्थल पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन अरावली पढ़ेंगे, फिर पठार पढ़ेंगे, फिर मैदान पढ़ेंगे। इस प्रकार के भौतिक प्रदेश कंप्लीट। उसके बाद फिर अपन आगे आगे धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे और आपका कोर्स, आपका टॉपिक बेहतरीन शानदार करवाया जाएगा। बहुत जल्दी एक बड़ी मैराथन क्लास मैं स्वयं लेकर आ रहा हूं आपको, 12 घंटे की। क्या सर क्या कर रहे हो? 12 घंटे की महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। ऐसी क्लास जो राजस्थान के जितने भी भर्ती परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, राजस्थान भूगोल से, कला संस्कृति से, यानी कि जीके से, एकदम बम्बारमेंट के साथ में बहुत जल्दी मिलूंगा। क्या याद रखिएगा? उस क्लास का भी इंतजार कीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा अभी से कि बहुत बड़ी एक क्लास आने वाली है। ऐसी क्लास जो आपके जीवन को बदल देगी, आपकी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण से आप साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।